हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बच्चों चैप्टर 14 पढ़ा था, उसको अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के साथ समझकर हमने ख़त्म किया था। आज हम चैप्टर 15 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 15 है आपका प्रकाश। तो बच्चों, प्रकाश आप भली भांति इससे वाकिफ़ है। प्रकाश के बिना हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और प्रकाश से ही हम अपने जीवन को रोशनी से भर सकते हैं। अंधेरे में कोई भी कार्य नहीं हो सकता और प्रकाश के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं होती अंधेरे में। तो जैसे आप रेल इंजन होता है, रेल इंजन में लाइटें जली होती है तो रात को उसके थ्रू ही चलता है, ठीक है। गाड़ियों में, आपके स्कूटर में, कारों में अगर लाइटें ना हो तो रात को आप ड्राइव नहीं कर सकते, है ना। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश जो है सरल रेखा में ही गति करता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखिए एक मोमबत्ती लेंगे। मोमबत्ती को हम टेबल पर रखेंगे और साथ में हम एक सीधी पाइप लेंगे, ये वाली पाइप जिसे बच्चे देख रहा है। इस पाइप से हम देखेंगे तो हमें प्रकाश जो है बिल्कुल अपनी आंखों से दिखाई देगा, क्योंकि हमने एक आंख पे हमने एक पाइप का सिरा दूसरा सिरा जो हमने मोमबत्ती की लाइट की तरफ लगा रखा है। क्योंकि यह पाइप बिल्कुल सीधी है इसलिए हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अब थोड़ी मुड़ी हुई पाइप ले लेंगे इस तरह से। तो एक सिरा आप आंखों में लगाओगे, दूसरा सिरा मोमबत्ती के सामने, प्रकाश के सामने। तो अब क्या आपको प्रकाश दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बीच का रास्ता जो है टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। इसका मतलब हुआ प्रकाश जो है हमेशा सीधी दिशा में ही गति करता है, ठीक है बच्चों। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, छठी कक्षा में आपने डिटेल में पढ़ा है, मैं आपको फिर बताता हूँ। जब कभी प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकराकर दूसरी तरफ अपनी दिशा बदलकर मुड़ जाता है तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश जब किसी दूसरी वस्तु से टकराता है तो अपनी दिशा बदलकर किसी दूसरी दिशा, अन्य दिशा में बदल जाता है, चला जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे ही कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन, ठीक है बच्चों। अब आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जब पानी तालाब में खड़ा हो तो वहाँ पे आपने पेड़ों की परछाई को देखी होगी, ये दिख रही है आपको, पेड़ों की परछाई दिख रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये जल में परावर्तन हो रहा है, यानी पेड़ों से प्रकाश टकरा रहा है, फिर वो पानी में टकरा कर जो है फिर यहाँ से हमारी आंखों में आ रहा है, तो जिसके हम इस पेड़ की परछाई यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, इस कुआं में पानी का परावर्तन हो रहा है, तो कुआं में प्रकाश गिर रहा है, जिसमें जो है आदमी की तस्वीर दिखाई दे रही है, इसको अपने जानवर को अपनी तस्वीर दिखाई दे रही है। मतलब कुआं के पानी से भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। इसके अलावा जो पॉलिश किए हुए जूते होते हैं या चिकनी सतह होती हैं, जैसे आपका कोई भी आप चीज़ लीजिए, या आप आईना है सबसे बड़ा एग्जाम्पल, तो जो शीशा होता है, आईना होता है, दर्पण होता है बच्चों, उस पर जो है प्रकाश जो है, जब प्रकाश उसके ऊपर गिरता है तो वह प्रकाश जो है परावर्तित होकर दूसरी तरफ आ जाता है, तो जिसके कारण उसमें वस्तु की इमेज दिखाई पड़ती है, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए, इस चित्र में एक समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है। अब हमने एक टॉर्च से जो है प्रकाश यहाँ पे डाला इस तरफ, ठीक है। एक समतल दर्पण है, यहाँ प्रकाश डाला हमने, फिर इस तरफ से जो प्रकाश जो है इस तरफ को मुड़ जा रहा है। तो प्रकाश जो है, जब हमने इसको एंगल को ऐसे किया है तो इस तरफ मुड़ेगा, जब हमने एंगल ऐसे किया होता तो ये इस तरफ जाता। तो प्रकाश जो है समतल दर्पण से टकराकर जो है अपनी डायरेक्शन, दिशाएं बदल लेता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए आप, और मोमबत्ती की लौ को दर्पण के देखने का प्रयास कीजिए। फिर आप क्या करेंगे, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कि प्रकाश की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हुई हो। तो जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, बेसिकली वो दर्पण द्वारा मोमबत्ती का जो है प्रतिबिंब बनाया गया होता है। तो यहाँ पे हम मोमबत्ती के बिंब की वस्तु को उदाहरण लेंगे 15.6 में। ये देखिए 15.6 में चित्र में हमने क्या किया, समतल दर्पण के सामने एक मोमबत्ती रखी, तो आगे एक दर्पण रख लिया। अब दर्पण पे भी हमें एक मोमबत्ती दिखाई दे रही है, इसका मतलब दो मोमबत्तियाँ हैं? नहीं, इसका मतलब है ये वस्तु हुई बिंब, यानी ये मोमबत्ती हुई बिंब और ये उसका प्रतिबिंब, यानी एक वस्तु है, ये इसकी आकृति बनी है। तो दर्पण पे देखिए, समतल दर्पण पे आकृति बिल्कुल सीधी बन रही है और समान साइज की बनती है, ये ध्यान रखना आपने।
सब समतल दर्पण पे आकृति जो है यानी बिंब का प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बनता है और बिंब के आकार का समान साइज का बनता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब आप देखिए एक समतल दर्पण के सामने आपने चेस बोर्ड रखी है। चेस बोर्ड की भी क्या होगी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारण कर सकते हैं हम क्या करेंगे, दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की कोई छोटी सी वस्तु जैसे पेंसिल, हमने क्या किया, एक हमने कैरम बोर्ड ले लिया या चेस बोर्ड ले लिया। चेस बोर्ड के तीसरे खाने में हम क्या करेंगे, एक छोटी सी वस्तु जैसे पेंसिल शॉर्पनर आदि रखेंगे, जैसे 15.7 में दिखाया हुआ है। फिर दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति को हम नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम वस्तु के चौथे खाने में रखेंगे, फिर दर्पण की स्थिति को नोट करेंगे वहाँ पे दर्पण पे इस वस्तु की। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो है तथा दर्पण के सामने जो रखी वस्तु बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं, आपको संबंध मिलता है इसमें बच्चों। हम देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी कि दर्पण से बिंब दूर होता है। समझे बात को, जितना जो दर्पण से बिंब होता है यानी वस्तु होती है उतना ही उसका प्रतिबिंब दर्पण के खाने से दूर बनता है। तो ये है समतल दर्पण का कमाल। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है आपका दक्षिण या वाम। अब देखिए आपने जो हमारा शीशा और होता है, आईना होता है यानी समतल दर्पण होता है, उस पे क्या होता है, आप जो सामने खड़े हो जाओ, आप दायां हाथ उठाओ। जब आप दायां हाथ वहाँ पे उठाओगे तो दर्पण पे वो आपको क्या दिखाई देगा, अपना बायां हाथ दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये बच्चों दर्पण है, समतल दर्पण, इसमें इस बच्चे ने अपना बायां हाथ उठाया हुआ है। ये बच्चा क्या हुआ, ये हुआ बिंब और ये इसका प्रतिबिंब। वो प्रतिबिंब में देखिए आप, ये कौन सा हाथ है, दायां, ये दायां हाथ है ना बच्चों, और ये इसका यहाँ पे बायां है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी दर्पण पे या समतल दर्पण पे सामने खड़े होते हैं, कोई चीज़ आप सामने खड़े होते हैं, तो आपका हमेशा दायां वाला भाग बायां दिखाई देगा और बायां वहाँ पे दायां प्रतीत होता है। तो एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर जो है अपना दायां हाथ बायां लगेगा और बायां आपका दायां लगेगा। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। इसी कारण बस जो एम्बुलेंस होती है बच्चों, जो पेशेंट ले जाने वाला वाहन होता है, रोगी वाहन होता है, उसमें एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा होता है, यानी ए फिर बी फिर यू फिर एल फिर ए ए के बाद फिर एन, उसके बाद फिर वहाँ पे लिखा होता है सी और यहाँ पे लास्ट में ई। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे लिखोगे ना तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा सीधा। तो इसका मतलब क्या हुआ, समतल दर्पण में हमें कोई चीज़ जो है उल्टी दिखाई पड़ती है, यानी बायां दायां हिसाब। तो यही कारण है कि रोगी वाहनों में एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, अब आप एम्बुलेंस जब देखते हैं तो रोगी वाहन के आगे वाहन चालकों को अपने जो दर्पण होते हैं ना, पीछे देखने वाले दर्पण होते हैं, साइड में लगे होते हैं, उन पे एम्बुलेंस सीधा दिखाई देता है और एम्बुलेंस देखकर वो फटाफट जो है एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं और उसको आगे जाने देते हैं। देखिए यही कारण है एम्बुलेंस जो है वाहन पे उल्टा लिखा होता है, ताकि ये आगे जाने वाले स्कूटर या कोई भी वाहन है उसके साइड दर्पण पे यह सीधा दिखाई पड़े। ठीक है बच्चों, ये था बायां और दायां। अब उसके बाद आता है गोलीय दर्पणों से खेल। अब आपने गोलीय दर्पण देखे होंगे। देखिए आपको मैं दो प्रकार के दर्पण होते हैं बच्चों, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल दर्पण, यानी कनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये देख लेते हैं, एक चम्मच लीजिए आप, सबसे बढ़िया उदाहरण है चम्मच। ये चम्मच है बच्चों, चित्र के 15.11 में चम्मच है। ये चम्मच का जो भीतरी सरफेस होता है बच्चों ना, तो इसकी सरफेस होगी ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हुआ आपका अवतल दर्पण, ये हुआ अवतल दर्पण बच्चों। ठीक है, ये अवतल दर्पण जो इस तरह से मुड़ा होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, और जो बाहर वाली साइड है इसकी वो कैसी होगी, ये वाली साइड, ये साइड, ये हुई आपकी उत्तल दर्पण, ये हुई आपकी उत्तल दर्पण, ये साइड, और ये अवतल हुआ। ठीक है, तो जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है उस पर जब अपना मुंह देखेंगे तो आपको अपनी आकृति उल्टी दिखाई देगी, जैसे ये बच्चा देख रहा है। ठीक है, तो इसने जो मुड़ा हुआ भाग है यानी अवतल वाली साइड है उसको अपने मुंह की तरफ कर रखा है, तो उसको अपना चेहरा उल्टा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, लेकिन यही चीज़ अगर वो बदल के दूसरी तरफ देखेगा इस तरफ, तो इसको अपना सीधा दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे इसको इसने बदला तो ये हुआ उत्तल तरफ, उत्तल साइड हुई है और वो थी आपकी अवतल। ठीक है बच्चों, तो उत्तल पे सीधा दिखाई दे रहा है।
अब देखिए ये इसकी अवतल पृष्ठ है और ये इसका उत्तल पृष्ठ है। तो इसी प्रकार जो है आपके अवतल और उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये दर्पण है आपका, दोनों तरफ इसके कैसे हैं, उभरे हुए हैं, तो ये है उत्तल दर्पण। जब ये दर्पण होगा आपका ऐसे, तो इसके दोनों तरफ क्या हुआ है, ये मुड़े हुए हैं अंदर की तरफ, ये अवतल दर्पण है। पहचान होगी बच्चों आपको, ये आपका अवतल दर्पण की दोनों सरफेस अंदर की तरफ मुड़ी होती है, और जो जिस दर्पण की दोनों सरफेस बीच से मोटी होती है, बाहर तरफ मुड़ी होती है, उसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। तो बच्चों यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ आ गया? यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक यानी जिसमें से प्रकाश परावर्त हो रहा हो वह पृष्ठ जो है अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो, उसको बोलते हैं हम अवतल दर्पण। और यदि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है जहाँ से प्रकाश जो है परावर्तित होता हो वह उभरी हुई हो ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम बच्चों आगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे बनता है। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम एक अवतल दर्पण लेंगे, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रख लेंगे। अब दर्पण से परावर्तित प्रकाश को हम क्या करेंगे, एक कागज की शीट पर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कागज की शीट तब तक आगे पीछे हिलानी पड़ेगी जब तक आपको क्या होता है, एक तीक्ष्ण और स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त ना हो जाए। आपने ये किया भी होगा, और लगातार आप करोगे तो वो कागज जल जाएगा, उस कुछ देर बाद वो कागज जलना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि चमकदार जो बिंदु है वो वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। वहाँ पे जो है सूर्य की जो दर्पण पे परावर्तक, जो अवतल दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ लिए हमने, जैसे ये लिया, ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे सूर्य है, तो यहाँ से जो किरणें आ रही है बच्चों, इस तरह से किरणें आ रही है ना, ये सूर्य है, इससे किरणें आ रही है अवतल दर्पण पे, तो ये किरणें जो आ रही है पूरी पृष्ठ पे आ रही है। पर फिर क्या हो रहा है बच्चों, ये जाके आगे ना एक पॉइंट पे फोकस हो जा रही है ऐसे, ये सभी एक पॉइंट पे फोकस हो जा रही है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी और प्रकाश होगा, तो इसी कारण ये कागज़ यहाँ पे जल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या पता लगा बच्चों कि अवतल दर्पण जो होता है वह चीज़ों को एक बिंदु पर फोकस करता है। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो कागज इसलिए जलना प्रारंभ कर देता है क्योंकि उसमें सूर्य के जो प्रतिबिंब है, सूर्य की सारी किरणें जो है एक बिंदु पे इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, तो पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब स्मरण करें कि देखिए समतल दर्पण द्वारा बने हैं मोमबत्ती का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना, एक समतल दर्पण के सामने हमने मोमबत्ती जलाई थी, तो उस पे के सामने जो एक्सपेरिमेंट करके जो मोमबत्ती की लौ बनी थी वह प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। अब इस प्रकार के प्रतिबिंब को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ऐसे प्रतिबिंब जिनको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उनको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी हो गया। अब चलते हैं बच्चों आगे हम, ये देखिए अब चित्र 15.15 में देखिए ए और बी में हमने क्या किया, अवतल दर्पण द्वारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब बना रहे हैं। हम एक ये अवतल दर्पण ले लें, यहाँ पे बीच में आगे जैसे हमने एक मोमबत्ती रख दी जलाकर, और सामने एक पर्दा रख लिया या कोई चीज़ रख ली, कार्डबोर्ड रख लीजिए या चादर लटका दीजिए, तो इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ पे दिखेगा हमें। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो है प्रकाश यहाँ पे गिर रहा है और ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे इसका पर्दा वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। तो कैसा बन रहा है ये, आप देखिए उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, परंतु कैसा बन रहा है ये प्रतिबिंब, पर्दे के दर्पण पर जो है दर्पण से दूर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब मोमबत्ती से हम दर्पण को पकड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा ना पहुंचाए, इसलिए हम क्या करेंगे, वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। जितनी साइज लौ का होगा उतना ही प्रतिबिंब आपका बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है हम अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। अब अवतल दर्पण से हम आभासी प्रतिबिंब भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अवतल दर्पण है, पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा इसका, लेकिन दर्पण पे इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है आप इस क्रिया को भी कर सकते हैं, किसी अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न परिस्थितियों से बने प्रतिबिंब आप ज्ञात कर सकते हो। यानी 50 सेंटीमीटर दूरी पे देखेंगे हम कि बीम छोटा बढ़ेगा कि बनेगा, 50 सेंटीमीटर दूरी पे बीम क्या बनेगा, छोटा
प्रतिबिंब की स्थिति होगी उल्टी या सीधी होगी, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। इनको एक्सपेरिमेंट को, इस सारणी को आप भर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों, एक डॉक्टरी जो आप डॉक्टर के पास हमेशा गए होंगे। डॉक्टर जो है जब आपका दांत चेक करता है, जो दंत चिकित्सक होता है, तो वो एक ऐसा यंत्र लेता है जिसमें आगे जो है एक दर्पण की तरह काम करता है। वो दर्पण जो है मुंह में आपका डालता है। जैसे आपके दांत है, नीचे वाले दांत है या ऊपर वाले दांत है, तो अंदर तो वो अपने आंखें से नहीं देख सकता, तो उसे क्या करना पड़ता है, ये यंत्र जो है ऐसे डालता है, इसके अंदर जो है इसका प्रतिबिंब बनता है ये दर्पण के, और इसके जरिए वो अपनी आंखों से आपके दांतों को देख सकता है। तो बच्चों, ये डॉक्टर जो होते हैं आपके आंख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करते हैं और ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण होते हैं इसमें इस तरह से, जो कि इसका प्रतिबिंब है उल्टा बनाते हैं ताकि वो सामने हमको उसको ढंग से दिखाई दे सके। ठीक है बच्चों। उसके बाद अभी टॉर्च का परावर्तन कैसे होता है। देखिए टॉर्च का आपने देखा होगा, टॉर्च के ये बल्ब है और बल्ब के आगे आपका एक क्या होता है, शीशा लगा होता है, देखा होगा आपने। तो ये शीशा कौन सा होता है, ये इस तरह से होता है या आपने ध्यान से देखना, या इस तरह से होता है। तो बच्चों ये आपका इस तरह से लगा होता है, जो इस पे टॉर्च पड़ती है तो आगे फैला देता है, यानी इसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। टॉर्च में जो है आपका उत्तल दर्पण होता है जो कि आपके प्रकाश को आगे फैला देता है। ठीक है, इस कारण जो है आपके जो है आगे बीम जो है बड़ा बन जाता है। अब स्कूटर होते हैं बच्चों, स्कूटरों के जो पीछे दर्पण लगे होते हैं, यानी साइड वाले दर्पण होते हैं जो पीछे देखने के लिए लगे होते हैं, तो उस पर भी क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है या अवतल। तो उसमें भी उत्तल दर्पण होता है, यह दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। अतः चालकों को पीछे देखने के लिए वाहनों को सहायता करते हैं ये दर्पण। इनमें साइड ग्लासेस जो होते हैं गाड़ियों के, चाहे वो गाड़ी है, कार है, चाहे बाइक है, उसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये उत्तल दर्पण है जो पीछे देखने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, और ये अवतल दर्पण है या लेंस कहिए। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। अब लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, एक आवर्धक लेंस होता है बच्चों। इसको आपने देखा होगा मैग्नीफाई ग्लास, जब आप कोई चीज़ बड़ा करके देखना चाहते हो तो आप ऐसे पढ़ने वाली चीज़ के ऊपर उसको लगा देते हो और उसको बड़ा करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो है दोनों ही वस्तु की इमेज बनाते हैं। ठीक है, और किस प्रकार वो दोनों की ही इमेज किस प्रकार बनती है, जैसे आपका उत्तल लेंस है, मैंने आपको पहले बताया, इस पर प्रकाश पूरी जगह पड़ता है, ये एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। ठीक है, और जो अवतल लेंस है उस पर प्रकाश पड़ता है तो यह दूसरी तरफ पूरा फैला देता है इसको। तो इस प्रकार जो है ये होता है आपका टॉर्च में, ये होता है आपका दूसरी चीज़ों में। तो इस प्रकार जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो है यूटिलाइज किए जाते हैं, जिससे जो है प्रतिबिंब वस्तु का हम आभासी और सीधा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा ही कैसे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, आभासी, सीधे और बिंब के साइज के। याद रखना आपने, अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा आभासी होते हैं, सीधे होते हैं और बिंब के आकार के ही होते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके अवतल लेंस के द्वारा। जबकि उत्तल लेंस के द्वारा जो बनते हैं वो आवर्धित लेंस भी कहते हैं उनको। उसके जो इमेजेस बनती है वो क्या होती है, वास्तविक होती है और उल्टी होती है और प्रतिबिंब पे आवर्धित होती है। ठीक है बच्चों, ये थे अवतल और उत्तल लेंस। उसके बाद आता है सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन है, ये देख लेते हैं प्रिज्म की सहायता से। देखिए वैसे तो दिखता है सूर्य का प्रकाश आपको वाइट, लेकिन जब धूप निकली हो और बारिश भी हो रही हो तो उसमें इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें आपको 7 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये 7 रंग जो होते हैं विबग्योर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज एंड रेड। तो इसको बोलते हैं विबग्योर। तो इंद्रधनुष में आपके कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। तो इसको बोलते हैं विबग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपकी एक सीडी भी देखी होगा आपने। अब सीडी से जब आप सूर्य का प्रकाश गिराओगे उसके ऊपर तो इसके ऊपर भी इस तरह से आपको ये रंग दिखाई देंगे। इसके अलावा प्रिज्म होता है। प्रिज्म में आप क्या करोगे, एक अंधेरे कमरे में प्रिज्म रखो, उस कमरे में जो है एक साइड पे सूर्य की प्रकाश की किरण डालो, तो दूसरी तरफ से जो प्रकाश निकलेगा वो 7 रंगों में बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रिज्म का जो है
कार्य होता है। प्रिज्म जो है सूर्य के इस व्हाइट प्रकाश को, सफ़ेद प्रकाश को आगे की तरफ को दूसरे फेज से 7 रंगों में बाहर निकालता है, 7 रंगों में वर्णित करता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जो है 7 रंगों की कोई डिस्क जो है तेजी से घुमाते हुए आपने देखी होगी। अब मान लीजिए एक डिस्क को आप घुमाते हैं इस तरह से, जब तेज घुमाते हैं तो इसमें से भी आपको ऐसा लगेगा कि 7 रंग जो निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये चैप्टर आपका पूरा होता है और मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, अच्छे से आपने इसको समझा होगा। चलिए अब देखते हैं हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। बच्चों इस चैप्टर में अभ्यास के प्रश्न उत्तर कितने हैं देख लेते हैं। इसमें है अभ्यास के आपके 10 प्रश्न हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो 10 नहीं है, इसमें 13 प्रश्न है। तो हम आज केवल 3 ही प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम अगले वीडियो में इसके प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह डैश डैश कहलाता है। यानी पहला प्रश्न इसका क भाग, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके उसे कौन सा कहते हैं, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो ये हो गया। दूसरा बच्चों, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो वह किसी उत्तल दर्पण होगा या लेंस होगा द्वारा बनाया गया होगा। तो यहाँ आएगा आपका उत्तल दर्पण, हमेशा उत्तल दर्पण द्वारा ही बनाया गया होगा। ठीक है, उसके बाद ग है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण क्या होगा। यदि सदैव प्रतिबिंब बिंब के साइज का बने, तो मैंने आपको बताया था चैप्टर के दौरान, एक दर्पण होता है उसको बोलते हैं हम समतल दर्पण। ये समतल दर्पण जो है प्रतिबिंब हमेशा बिंब के साइज का ही बनाता है। उसके बाद आता है घ, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह डैश डैश प्रतिबिंब कहलाता है। कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है, वह जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक, उसको बोलते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब। और च है आपका, अवतल डैश डैश द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार बच्चों आपके ये 4 तक का जो हमने पहला प्रश्न कर लिया है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सत्य असत्य छांटना है हमने इसमें से। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ेंगे आपको सारे प्रश्न आ जाएंगे बड़े आसानी से। क देखिए, हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। उत्तल दर्पण से हम आवर्धित तथा सीधा लेंस प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, हम अवतल लेंस से कर सकते हैं। दूसरा है, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल ये सही है, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक नहीं बनाता। अब ग, अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब बना सकते हैं। किससे, अवतल दर्पण से। तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। अवतल दर्पण और अवतल लेंस में फर्क होता है। अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब बना सकते हैं, जबकि अवतल लेंस से हम सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब घ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। बताओ बच्चों, किया जा सकता है कि नहीं। देखिए, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यह क्या है, गलत है। ठीक है बच्चों, यह गलत है, इसको प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद है च, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण, देखिए ये यही लिखा है, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ये बिल्कुल क्या है, सत्य नहीं है, असत्य है। ये भी सदैव नहीं बनाता, कभी कभी बनाता है वो। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये असत्य है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हो गया। प्रश्न नंबर 2 भी आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अब प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, हमने कॉलम में ए से बी के साथ हमने मिलाना है। तो पहला है समतल दर्पण, ये किसके साथ मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। आपको ये मिलेगा आपका, देखिए पहला है, आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है, नहीं, ये भी नहीं है। दूसरा, अधिक क्षेत्र के दृश्य बनाता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद तीसरा, दंत चिकित्सक के, ये भी नहीं है बच्चों। चौथा, उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका उत्तर ये भी नहीं आएगा। उसके बाद प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का बनता है, जी हाँ ये आएगा। तो आपका समतल दर्पण आएगा यहाँ पे, इस तरफ मिलेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हम उत्तल
दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या करेगा? उत्तल दर्पण इनमें से देखिए पहला भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं, दूसरा होगा इसका। उत्तल दर्पण जो होगा आपका क्या करता है? उत्तल दर्पण जो है अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण जो है अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है, ये ठीक दिया हुआ है। उसके बाद आता है उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या करता है बच्चों? उत्तल लेंस जो है आवर्धक लेंस की भांति उपयोग किया जा सकता है, इसका पहला मिलेगा। अब अवतल दर्पण देखिए आपका घ क्या है? अब घ देखते हैं। अवतल दर्पण पे हमेशा क्या होता है? सीधा तथा बिना बिंब के साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका क्या आएगा आपका? अवतल दर्पण का ये भी नहीं है, तो अवतल दर्पण का होगा आपका ये वाला बच्चों, दंत चिकित्सक। अवतल दर्पण हमेशा दंत चिकित्सक इस्तेमाल करते हैं, तो घ का आएगा आपका तीसरा। उसके बाद है आपका यहाँ पे च लिखा है, यहाँ का होगा यहाँ बच्चों। अब यहाँ जो है अवतल लेंस है, ये क्या करेगा? अवतल लेंस जो है आपका सीधा यहाँ पे आएगा, सीधा एवं बीम के साइज का प्रतिबिंब बनाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 3 भी। तो बच्चों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसके जो बचे हुए प्रश्न है 4 से 13 तक को हम अगले वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आया है और सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए हैं और इसके अभ्यास के पहले 3 प्रश्न भी आपको क्लियर हुए हैं। तो आज ने अपने होमवर्क के रूप में ये पहले 3 प्रश्न ही अभ्यास के रूप में करने हैं। चलिए बच्चों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।